ठीक है, अगला टॉपिक ये और इजी है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। देखिए जनरली क्या होता है, जनरल रूल क्या होता है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट का जनरल क्या होता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। वही अमिताभ बच्चन जी वाला एग्जाम्पल, जैकी जैन वाला एग्जाम्पल, पोलियो वाला कि वो 1 रुपया लेते हैं सिर्फ। क्यों क्यों, ये इस कॉन्सेप्ट की वजह से लेते हैं वो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, जो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं दूसरे टॉपिक में। एक्चुअल में वो चीज कहां आती है, सेक्शन 25 में। लिख लो इसको, यहां पे क्या लिखोगे आप, एग्जाम्पल लिख देता हूं ना, बात ही खत्म। डूइंग पोलियो एड, ऐसे लिख दूं, ये पूरी एडवर्टीजमेंट लिखूं, पोलियो एड डॉट लगा रहा हूं, ठीक है, ₹4 1 रुपये में वो पोलियो एड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो 1 रुपया भी नहीं लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाएगा, वो इनफोर्सेबल ही नहीं रहेगा, इसलिए। ठीक है, सबसे बेसिक रूल क्या है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा उसमें वो लोग 1 रुपया नहीं डालेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे नहीं कि अमिताभ बच्चन जी हमारी ऐड करेंगे और हम इनको कुछ पैसा देंगे, तो कुछ में कुछ तो आना चाहिए ना, 1 रुपया आना चाहिए, 1 रुपया मतलब कुछ कोई तो फिगर आना चाहिए, इसलिए नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो 1 रुपया नहीं रखते तो उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाता, यानी गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार जो है, जो अमिताभ बच्चन से पोलियो की ऐड करवा रही है वो करवा ही नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं, अब इस चीज का एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। इस जनरल को कुछ जगह ऐसी है जहां पे भाई ये चीज भी काम नहीं करेगी। एक्सेप्शन टू सेक्शन 25 यानी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का भी कुछ एक्सेप्शन है। कुछ सिचुएशंस में अगर बीच में पैसा नहीं भी है, कंसिडरेशन नहीं भी है, तो भी वो चीज वैलिड मानी जाएगी। कहां पे वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए, ध्यान दे लो, मत बोलना सर। पहला, बल्कि सिंपल है, अच्छी चीज है, सिंपल चीज है, समझने में भी मजा आएगा आपको। अग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर लव एंड अफेक्शन में कोई अग्रीमेंट किया है, ठीक है, आपने अपनी मदर को कुछ दिया है या कुछ देने का प्रॉमिस किया है, कोई गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया है, या उनका कोई काम करने के लिए प्रॉमिस किया है, ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, वैलिड माना जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, अग्रीमेंट इज मेड आउट ऑफ लव, कुछ लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कुछ काम हो रहा है बीच में, जबरदस्ती आप बोल रहे हो नहीं मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे तो आईफोन चाहिए ही चाहिए चाहिए चाहिए। ऐसे ही मैं रैंडमली मजाक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पॉइंट इज कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए कोई काम कर रही है, द पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन, उन दोनों कुछ ना कुछ एक नजदीकी रिलेशन होना चाहिए। अग्रीमेंट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ, और वो चीज राइटिंग में होनी चाहिए। एग्जाम्पल, ए आउट ऑफ हिज लव, ए एक बंदा है, प्रॉमिस करता है अपनी वाइफ को कि उसे 10,000 रुपए देगा। द प्रॉमिस इज पुट इन राइटिंग एंड इज रजिस्टर्ड। जैसा होता है ना, ये चीजें आपको कल को समझ में आएंगी। कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ या फिर मदर अपनी बेटी को बेटे को ना गिफ्ट के थ्रू, कुछ जब बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, वो प्रॉपर गिफ्ट की डीड बनवाते हैं कि मैं अपने बच्चे को इतने करोड़ रुपए दे रहा हूं। जो पैसे वाले लोग होते हैं, प्रॉपर गिफ्ट डीड बनती है, रजिस्टर्ड होता है वो। 1 करोड़ तो अकाउंट में वैसे भी दे ही सकते हैं वो, बट प्रॉपर गिफ्ट के नाम पे देते हैं वो पैसा। तो ऐसा देते हैं, ऐसा होता है प्रॉपर राइटिंग में। तो क्या उस गिफ्ट के बदले वो कुछ लेते हैं, गिफ्ट दे रहे हैं या कुछ पैसा नॉर्मली देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहा हूँ। आउट ऑफ लव ही तो दे रहे हैं ना, एक पेरेंट्स अपने बच्चे को या फिर हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसा दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर दूसरी पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाए। सेकंड, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ये अच्छा टॉपिक है, ये अच्छा पॉइंट है। मतलब पास्ट में किया गया हुआ कोई काम का बदले तुम्हें आज कुछ मिल रहा है। पहले पढ़ते तब आपको याद समझ में आएगा कि कुछ टॉपिक ऐसा होता है जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखते हो ना, आपके दिमाग में जाती नहीं चीजें। लॉ सब्जेक्ट ही ऐसा, हम क्या करें। When a contract is made to compensate a person who has already done something voluntarily for promisor which the promisor was legally compellable to do। क्या कह रहा है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक बंदा कंपनसेट कर रहा हो दूसरे को उसके कोई पहले किए गए हुए काम को,
एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं फिर मैं बाकी चीज आपको बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एक्स फाइंड वाइज पर्स एंड गिव इट टू हिम। एक्स ने वाई का पर्स ढूंढ के दे दिया, भाई लो जी आपका पर्स गिर गया था, मैं लेगा मैंने देखा कि पर्स गिरा हुआ है, मैंने इसमें से देखा कि एड्रेस आपका था अंदर किसी पर्ची वर्ची में। पुराने ज़माने में लोग पता क्या करते थे, आज से बहुत साल पहले, मतलब मेरे से भी पहले की एज वाले लोग पर्स में ना एक एड्रेस की पर्ची भी रखते थे। नहीं मैं रियली बता रहा हूँ, उस टाइम पे तो डायरी होती थी जिसमें लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह रखते थे, अलग सेव करते थे, लैंडलाइन नंबर या अलग अलग इन्फॉर्मेशन लोग डायरी मेंटेन करते थे छोटी सी। पॉइंट इज कि किसी को पर्स मिला, उसने पर्स ढूंढा और उस बंदे को जाके किसी तरह से दे दिया, ठीक है जी। अब वाई जिसको पर्स मिले, वाई प्रॉमिस, वाई के पास पर्स आ गया, एक्स ने ढूंढ के दिया, वाई ने कहा एक्स को प्रॉमिस किया, जैसे पर्स मिला आप प्रॉमिस कर दिया, अब पर्स ढूंढ के दे दिया उसने पहले ही, अब प्रॉमिस कर रहा वाई कि भाई मैं ना तेरे को 500 रुपए दूंगा, डोंट वरी, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन दो कंसिडरेशन डिड नॉट मूव एट द डिजायर ऑफ वाई और प्रॉमिसर। यहां पे ये वैलिड हो जाएगा, चाहे वाई ने कहा ना हो पर्स ढूंढने को, लेकिन जब पर्स ढूंढ कर दे दिया और उसने उसको प्रॉमिस कर दिया, अगर ये प्रॉमिस नहीं करता ना, ये मेन लाइन है, यहाँ पे बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। वाई ने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ भाई मैं तेरे को दूंगा पैसा, तूने मेरा पर्स ढूंढा है, इसमें मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, मेरे कुछ फाइल्स थी, मेरी पेन ड्राइव थी, बहुत सारे मेरे ऑफिस की फाइल्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है मैं तुम्हें कुछ ना कुछ पैसे दूंगा। अब इसने प्रॉमिस कर दिया, तो अब क्या होगा, ये चीज एक तरह से आपकी वैलिड मान ली जाएगी। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है, क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आई थिंक अब समझ में आपको आ रहा होगा। अच्छा वापस समझते हैं, लेकिन ये चीज मतलब कब काम करेंगे, इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या, एक्ट मस्ट हैव बीन डन वॉलंटरली। जो वाई है ना, जो पर्स ढूंढ के लाया है, सॉरी एक्स जो पर्स ढूंढ के लाया है, इसने अपने मन से पर्स ढूंढा हो, एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रॉमिसर, जिसका बेनिफिट प्रॉमिसर को हो रहा हो। ऐसा नहीं है पर्स घुमा था जेड का, ढूंढ के दे दिया एक्स को, वाई को, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला, द इंटेंशन ऑफ द प्रॉमिसर मस्ट हैव बीन टू कंपनसेट द प्रोमिसेस। देखो ये मेन पॉइंट है, यहां पे वाई ने बोल दिया, इंटेंशन है वाई की कि भाई मैं तुझे कुछ पैसा दूंगा क्योंकि तूने मेरा पास ढूंढ कर दिया है। यहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, इसको कहां से कंपेयर कर लेते हैं, जो ऊपर बच्चे खोने वाला एग्जांपल था ना, कि ए का बच्चा खो गया, बी ढूंढ के ले आया, याद है पिछली वाली क्लास में, ए का बच्चा खो गया, बी ढूंढ के ले आया, और बी कह रहा मुझे कुछ पैसा दो, ए कहेगा भाई मैं क्यों पैसा दूं, मैंने तो आया नहीं था, मेरा बच्चा ढूंढ के ला, ठीक है। अब वहां से लोग इसको कंपेयर करेंगे, वहां पे ए ने अगर बी जब बच्चा ढूंढ के लाया, अगर ए ने बी को बोल दिया था कि भाई साहब आप मेरा बच्चा ढूंढ के लाओ, मैं ना आपको कुछ ना कुछ पैसा दूंगा, मैं आपको 1000 रुपए दूंगा 2-3 दिन बाद, जो भी मेरे से हो जाएगा मैं आपको पैसा दूंगा, ए ने वहां पे अगर ये बोल दिया होता तो ये वैलिड हो जाता। यहां पे वाई ने बोल दिया कि भाई तुम मेरा पैसा ढूंढ के लाए हो, यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होते हैं, वाई ने बोल दिया, ये सेकंड वाली कंडीशन लग गई, ठीक है। दो कंडीशन होंगी तो ये चीजें वैलिड हो जाएंगी, ना कि इनवैलिड। कब, कि एक बंदे ने अपने मन मर्जी से, अपने वॉलंटरली अपनी मर्जी से कोई काम किया हो, किसके लिए क्या हो, प्रॉमिसर के लिए क्या हो, प्लस प्रॉमिसर ने अपनी मर्जी से कंपनसेट करने के लिए हाँ किया हो कुछ। आई होप इतना क्लियर है आपको। एग्जाम्पल भी अगला कुछ सेम एग्जाम्पल, यहाँ पे पर्स ढूंढ रहा था, यहाँ पे घर जलने से हेल्प टू पुटिंग डाउन द फायर, आग लग गई थी, आग रोकने से, आग बढ़ने से रोकने के लिए किसी ने हेल्प कर दी, वहां पे उसकी बात कर रहा है, सिंपल सेम वही। अगला, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट, अगेन थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर कोई टाइम बार डेट है, टाइम बार डेट क्या होता है कि ऐसे कर्जे जो एक समय के बाद ना चुकाए जाए तो सामने वाला बंदा मांग ही नहीं सकता, यानी आपने किसी को कर्जा दिया, इसमें है क्या वो चीज, मैं देखता हूं 1 मिनट, आपको और क्लियर होगा। हाँ है, लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट ना एक एक्ट है 1963 में, जो बोलता है कि आई थिंक 3 साल का कुछ है इसका पीरियड, कि अगर 3 साल में पैसे नहीं दिए, यानी सामने या फिर जो भी दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट हुआ है, सामने वाले ने उसके लिए हाँ ना नहीं किया या फिर केस नहीं कर दिया, 3 साल के बाद आप उसको पैसे नहीं मांग सकते,
ये सिंपल सा एक एक्ट कहता है। लेकिन अगर 3 साल बीतने के बाद भी सामने वाली पार्टी बोलते हैं कि हाँ भैया मैंने लिए थे आपसे पैसे, मैं आपको पे करना चाहता हूं, और अब जाके प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको पे करूंगा, तो ये वैलिड होगा? बिल्कुल, अब ये वैलिड हो जाएगा। जैसे कि दोबारा समझो, ए ने बी से उधार लिए, ठीक है, ए ने बी से उधार लिए, ठीक है, कितने, मान लीजिए 1 लाख। अब 3 साल बीत गया जी, क्या बीत गए? आफ्टर 3 ईयर, 3 साल तक पैसे नहीं दिए बी को, और बी ने बेचारे ने केस वेस भी नहीं करा इस पे, कहा तू दे देगा दे देगा दे देगा, आप दे देगा आप दे देगा, कोई बात नहीं, दे देगा। तो 3 साल बीत गए, तो 3 साल बाद क्या बी इससे मांग सकता है पैसे? नहीं मांग सकता, एज पर दिस लॉ, क्योंकि अब टाइम बार्ड हो गया इसका। यानी टाइम बार्ड का मतलब क्या होता है? बार्ड का मतलब होता है लिमिट, खत्म होना, कि इतना समय सीमा है तुम्हारे पास, तो वो समय सीमा इस एक्ट के हिसाब से खत्म हो गई, 3 साल की थी। लेकिन 3 साल बाद क्या किया? 3 साल के बाद, देखो कितना डीप होता है कॉन्सेप्ट, लोग इतना समझाते ही नहीं है, या बच्चे भी इसको ऊपर करके चले जाते हैं और छोटी छोटी कन्फ्यूजन आ जाती है। 3 साल के बाद क्या किया? बी ने कहा, सॉरी ए ने कहा, ए ने वापस प्रॉमिस कर दिया, प्रॉमिस बी कि वो पैसे उसको 1 लाख देगा। तो अब ये वैलिड हो गया? हाँ जी, अब ये वैलिड हो गया। जबकि उसका आप कंसिडरेशन देना बनता नहीं था, लेकिन जब उसने खुद ही बोल दिया कि मैं दे दूंगा पैसे, प्रॉमिस कर दिया, वो रिटर्न में लिख के दे दिया, तो अब ये वैलिड हो गया। जबकि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अब यहाँ पे कंसिडरेशन इसने खुद ही हाँ कर दिया भाई कि हाँ मैं पैसा दूंगा, तुम्हारे पुराने मुझे पैसा देने थे तो मैं आप दे दूंगा, कोई बात नहीं। आगे, एजेंसी, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी। सर ये एजेंसी फिर आ गया, ऊपर भी प्रिंसिपल एजेंट था, जहां पे प्रिंसिपल के ऊपर केस हो सकता है या फिर प्रिंसिपल केस कर सकता है, यहां पे तो एजेंसी आ गया। क्या बोल रहा है ये? क्या बोला देखो, ऐसे कौन सी सिचुएशन है जहां पे कंसिडरेशन ना भी हो तो भी चलेगा? जो प्रिंसिपल एजेंट होता है ना दोस्त, प्रिंसिपल एजेंट, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, कोई बात नहीं, थोड़ा समझ आ रहा है हमारे पास। प्रिंसिपल एजेंट, जब प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन बनता है, यानी जब मैंने अपना कोई एजेंट अपॉइंट किया, चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। आपने सुना होगा ना भारत गैस, इंडियन गैस, सुना होगा ना गैस। अब जिनके घर में पाइपलाइन आ चुकी हैं उनका भी कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो भारत गैस जो आपके लोकल एरिया में जो गैस प्रोवाइड कर रहा है आपको, एलपीजी गैस, वो क्या लोग होते हैं? वो लोग होते हैं एजेंट, वो एजेंसी होते हैं। बोलते हैं एजेंसी से सिलेंडर आ गया, एजेंसी से सिलेंडर आ गया, वो एजेंसी होती है जिनका प्रिंसिपल कौन है? भारत गैस। फॉर एग्जाम्पल भारत गैस तो मेन कंपनी है, ठीक है, वो प्रिंसिपल है, और उसके एजेंट जो मोहल्ले मोहल्ले में अलग अलग एजेंसी खोल रखे लोगों ने, वो उनके हो गए एजेंट। तो जब प्रिंसिपल ने एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हाँ भाई तू मेरे बिहाफ पे इस इलाके में मेरा गैस सिलेंडर बेचेगा, प्रिंसिपल एजेंट ने कहा हाँ मैं बेचूंगा। इस रिलेशन को बनाने में एक दूसरे को चीज ले दे रहे हैं, नहीं ले दे रहे, ये इसके बिहाफ पे इसका सामान बस आगे बेच रहा है, इसके बिहाफ पे सामान बेच रहा है, लेकिन क्या इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना है? कंसिडरेशन है बीच में? नहीं है। इन दोनों का एक दूसरे से जो रिलेशनशिप बना, बाद में सिलेंडर बेचने से प्रॉफिट आएगा तो प्रिंसिपल कुछ देगा, वो बात अलग है। अभी जो इनका रिलेशनशिप बना, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप बनने के लिए कोई लेन देन हो रहा है? नहीं। तो एजेंसी बनाने के लिए सेक्शन 85 क्या हो रहा है? एजेंसी बनाने के लिए, यानी इन दोनों का बीच में जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके लिए कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए कोई कंसिडरेशन वैलिड नहीं चाहिए। कल को जब बिजनेस होगा, जब एजेंट उसके बिहाफ पे कुछ बेचेगा तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत इसको दे देगा वो। बस थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आप इसको याद कर लेना अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। अगला लास्ट, कंप्लीट गिफ्ट। द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई टू कंप्लीटेड गुड गिफ्ट। देखो गिफ्ट की बात है, अब आपने अपने लव्ड वंस को, अपनी वाइफ को, अपने लवर को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को जिसने गिफ्ट दिया, तो क्या उसके बदले उसको भी कंसिडरेशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना।
तो ये पॉइंट हमारा कहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाता है, आउट ऑफ लव वाले में, पहले वाले में, इसमें। ठीक है, तो ऐसी कुछ कंडीशन थी 5 4 5, जिसमें अगर कंसिडरेशन ना हो या फिर किसी एक पार्टी की तरफ से भी कंसिडरेशन ना हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहां से स्टार्ट किया था आज? यहां से शायद। ठीक है, चलिए। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू बट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। यानी जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, यानी ये और ये एक दूसरे पे केस कर सकते हैं। जो इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है वो केस नहीं कर सकती। जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है उसे बोलेंगे हम पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है उसे बोलेंगे स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। दो चार चीजें यहां पे, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी टू अ कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन। जबकि पार्टी टू कंसिडरेशन हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि यहां वो तो जनरली होगा ही पार्टी टू कंसिडरेशन। छोड़ो, अभी भूल जाओ, वापस आओ। हम यहाँ पे दो चीज पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। बस इतना ध्यान रखो। जो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है वो बंदा केस कर सकता है दूसरे पे, कोई तीसरा बंदा आके केस नहीं कर सकता। इसी का कंसिडरेशन के लेके चले कि एक बंदा पार्टी तो है, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी तो है, लेकिन वो कंसिडरेशन वाली पार्टी नहीं है। कंसिडरेशन उसके बिहाफ पे किसी और ने दे दिया, किसी और ने उसके बिहाफ पे काम कर दिया। ठीक है, तो क्या वो बंदा, सॉरी ये बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट में है, ये बंदा केस कर सकता है? ये तो कर सकता है, इसके बदले में पैसा किसी और ने दिया है। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या बोला था इसने? स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन सू, यानी जिसने कुछ सामान दिया ना हो, उसके बिहाफ पे किसी और ने सामान दे दिया हो, तो पहले वाला बंदा केस कर सकता है। लेकिन स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। जो दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इन दो बंदों के बीच में है, एक्स ने वाई से उधार लिया था और एक्स ने जेड को प्रॉपर्टी बेची थी। जेड ने एक्स को बोल दिया कि भाई मैं तेरे जो कर्जा ना मैं चुका दूंगा, लेकिन जेड ने वाई को नहीं बोली ये बात, एक्स को बोली ये बात, और जेड ने वाई का कर्जा चुकाया नहीं। अगर जेड ने वाई का कर्जा नहीं चुकाया तो वाई जेड पे केस कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वाई से जेड ने बोला नहीं था कि मैं चुकाऊंगा तेरे को तेरा पैसा। ठीक है, अब इसी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक्सेप्शंस भी है। क्या एक्सेप्शंस है? बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट। अगर एक ट्रस्ट बना के, कोई ट्रस्ट बनाई गई है किसी पर्टिकुलर के बेनिफिट के लिए, किसी पर्टिकुलर बंदे के बेनिफिट के लिए, तो वो ट्रस्ट के ऊपर वो बेनिफिशियरी केस कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि ए ने एक ट्रस्ट को पैसा दिया, अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी, और उस ट्रस्ट का ट्रस्टी कौन था? बी था। ठीक है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी बी को, यानी ट्रस्ट को दे दी प्रॉपर्टी, और बोला कि ये प्रॉपर्टी ने इसमें जो ब्लाइंड बच्चे हैं इनको रखो, इनके स्कूल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काम आएगी मेरी प्रॉपर्टी। बी ने क्या किया कि भाई ए ने प्रॉपर्टी दे दी ना, बी ने कहा कुछ समय के बाद, चलो ए की डेथ हो गई, अब बी ने क्या किया कि चलो अंधे बच्चों तुम भागो यहाँ से, मैं नहीं कर रहा तुम्हें, अब इस प्रॉपर्टी में नहीं रहने दूंगा मैं, अब जाओ यहाँ से। तो क्या वो अंधे बच्चे केस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो बेनिफिशियरी हैं। अगला फैमिली सेटलमेंट, सेम ऊपर वाला एग्जांपल फैमिली में फिट कर दो तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल लिया था कि फैमिली ने मिलकर एक फंड बनाया, कुछ डिस्कशन किया, एक एग्रीमेंट बना लिया कि हम कुछ पैसा जमा करेंगे जब हमारी बहन बड़ी हो जाएगी, छोटी बेटी बड़ी हो जाएगी घर की, तो उसकी शादी में पैसा काम आए। अब भाई सब लोग बड़े हो गए, वो बच्चे भी छोटे थे वो बड़े हो गए। अब उन लड़कों ने क्या किया, बंटवारा कर लिया प्रॉपर्टी का, और बहन को भूल गए, जो उसकी शादी करानी थी, शादी के पैसे देने थे, वो भूल गए। तो क्या वो बहन केस कर सकती है फैमिली के पे? हाँ, वो केस कर सकती है कि इनसे, इस प्रॉपर्टी में से मेरे को इतना पैसा दिया जाए जो इन्होंने कई साल पहले हाँ किया था। ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो लड़की क्या है इस केस में? बेनिफिशियरी टू द कॉन्ट्रैक्ट है। एक्नॉलेजमेंट, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट कोई काम करता है और वो काम गलत हो जाता है, तो जिसके साथ गलत हुआ वो प्रिंसिपल पे केस कर सकता है? जी कर सकता है। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो इंश्योरेंस लेते टाइम आप असाइनी भी लिखते हो कि अगर कल को कुछ हो गया तो मेरे बदले पैसे इसको दे दिए जाए,
जैसे कि नॉमिनी का नाम डालते हो, तो क्या कल को वो नॉमिनी केस कर सकता है? जी कर सकता है, क्योंकि नॉमिनी यहाँ पे क्या होगा? बेनिफिशियरी होगा, यानी कल को बेनिफिट उसको ही मिलेगा अल्टीमेटली, तो वो केस कर सकता है। एजेंसी, ऊपर पढ़ा था कि उस प्रिंसिपल के ऊपर केस हो सकता है, जी हो सकता है। यहां क्या पढ़ रहे हैं? क्या वो प्रिंसिपल केस कर सकता है? मैं एज ए प्रिंसिपल अपने एजेंट को किसी काम के लिए भेजा, उसने वो काम कर दिया, लेकिन दूसरी वाली तीसरी पार्टी पैसा दे नहीं रही मुझे, मेरे एजेंट को पैसा नहीं दे रही, तो क्या मैं केस कर सकता हूं? जी मैं भी केस कर सकता हूं उस पर। अगला टॉपिक जनरल रूल। जनरल रूल क्या कहता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं जी। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जहां पे कंसिडरेशन ना भी हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। जहां पे जैसे कि आउट ऑफ नेचुरल लव या अफेक्शन आपने किसी को कुछ पैसे दिए, कुछ सामान दिया, प्रॉपर्टी गिफ्ट की, गहने गिफ्ट कर दिए, जैसे हस्बैंड ने वाइफ को कुछ गहने गिफ्ट कर दिए प्रॉपर रिटर्न में, और वाइफ को उसकी तरफ से ऐसा कुछ पैसे नहीं मिले, तो क्या वैलिड माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। जैसे क्या कहते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे देते हैं, ना, आउट ऑफ लव ही तो देते हैं कि हाँ भाई हमारे बच्चे, हम अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं अपने बच्चों को, और नाम करते हैं, प्रॉपर एग्रीमेंट बनता है और वो ट्रांसफर डीड साइन होती है ना। तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन तो है। अब कल को तो पेरेंट, बच्चों ने उनको उस प्रॉपर्टी के लिए पैसा थोड़ी दे दिए, कंसिडरेशन नहीं देना बच्चों ने, उन्होंने कुछ दे दिया उनको बल्कि, तो क्या ये वैलिड माना जाएगा? जी ये वैलिड माना जाएगा ऐसे केसेस में। प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। अगर कोई पास्ट में कोई सर्विसेज की है, कोई काम आपने किया है, उसके बदले में आज कोई प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ भाई मैं आज पैसे दे दूंगा, तो क्या ये वैलिड हो जाएगा? जी वैलिड हो जाएगा। जैसे कि किसी ने पास्ट में कोई काम किया, पर्स ढूंढ के दे दिया, हमारा एग्जांपल पर्स वाला था ना, यहाँ पे एक्स ने वाई का पर्स ढूंढ के दे दिया, और एक्स का कोई इंटेंशन नहीं था, एक्स ने अपनी मर्जी से ढूंढ के दिया, वाई ने बोला नहीं था, एक्स ने अपनी मर्जी से ढूंढ के दे दिया। उसे रोड पर पड़ा हुआ मिला, उसने देखा कि हाँ किसका है, कार्ड वार्ड निकाल के देखा, वहां पे विजिटिंग कार्ड था, तो उस कार्ड पे जाकर उसने एड्रेस पे जाके पर्स दे दिया वाई को। अब वाई के पास जब पर्स पहुंचा, वाई ने कहा अरे थैंक यू भाई, मैं तुम्हें ना कुछ पैसा दूंगा, 2-3 दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ पैसा जरूर दूंगा। अब वाई ने प्रॉमिस कर दिया, तो क्या कल को अगर वाई मुकर जाता तो एक्स केस कर सकता है? जी कर सकता है। और ये एक तरफ से तो कंसिडरेशन नहीं है, वाई ने पैसा, वाई एक्स ने तो ढूंढ के दे दिया ना, बात तो यहां खत्म हो गई। वाई ने एक्स ने अपनी मर्जी से ढूंढ के दे दिया ना, यहाँ पे चीज तो खत्म हो गई थी। इसने पहले काम कर दिया अच्छा काम, पास्ट में कर दिया अच्छा काम, लेकिन अब इस पॉइंट पे जब ढूंढ के दे दिया, अब वाई ने प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुझे कुछ पैसा दूंगा, ठीक है, तो ये एक तरफ से तो कंसिडरेशन था ही नहीं, उसने ढूंढ के दे दिया, बात तो खत्म हो गई, उसने मांगे नहीं आपसे, लेकिन आपने प्रॉमिस कर दिया, तो अब ये चीज वैलिड मानी जाएगी। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। अगर टाइम बार डेट है, यानी कोई कर्जा के ए ने बैंक से कर्जा लिया है, ठीक है, मान लो मैंने बैंक से कर्जा लिया है और मैंने बैंक को नहीं चुकाया, 3 साल तक नहीं चुकाया, और बैंक ने मुझे 3 साल तक कुछ बोला भी नहीं, ना मेरे पर केस किया ना कुछ किया। 3 साल के बाद, तो क्या 3 साल तक 3 साल के बाद अब मेरा केस तो खत्म हो गया, अब तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा प्रॉमिस तो खत्म हो गया, जो 3 साल के बाद मुझे कुछ लेना देना नहीं है उससे, बैंक से। लेकिन मेरे अंदर की इंसानियत जाके 3 साल बाद मैंने बैंक को कहा, बैंक भाई मैंने तेरे पैसे ले रखे थे, मेरे उस समय दिन खराब थे, अब मेरे दिन अच्छे हैं, मेरे पास पैसा आ गया, अब मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। जबकि आज के टाइम को मैं उसको पैसे लौटा रहा हूं, बैंक से तो मुझे कुछ मिला ही नहीं ना, बैंक तो मुझे कुछ कंसिडरेशन दे ही नहीं रहा, सिर्फ मैं उसको पैसे लौटा रहा हूं, ठीक है, गॉट इट। तो कंसिडरेशन एक तरफ से नहीं भी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। एजेंसी, प्रिंसिपल एजेंट का जब रिलेशन बनता है, जब प्रिंसिपल एजेंट का एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के टाइम पे अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो भी वो वैलिड माना जाएगा। कल को एजेंट प्रिंसिपल का कुछ प्रोडक्ट बेचेगा, सामान बेचेगा, जैसे हमने भारत गैस का एग्जांपल लिया था कि कल को भारत गैस का सिलेंडर जब एजेंट उसका बेचेगा, उससे पैसे आएंगे और बी उसको थोड़ा बहुत कुछ कमीशन देगा, वो चीज अलग है, वो प्रॉफिट का पार्ट है। बट इन दोनों का जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम कोई कंसिडरेशन था, कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं लिखा था, तो वो वैलिड माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। कंप्लीट गिफ्ट, ए ने यार आप गिफ्ट देते हो, तो गिफ्ट आप देते हो किसी को तो दूसरे से थोड़ी ना कुछ मिलता है, जरूर थोड़ी उससे कुछ मिलेगा आपको, आपके पेरेंट्स ने आपको गिफ्ट दिया, आपने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दिया, जरूर थोड़ी आप अपने पेरेंट्स से कुछ मांगोगे कि मैंने आपको गिफ्ट दिया, ऐसा है मुझे ना ये ला के दो, मुझे वो ला के दो, तो ऐसा नहीं होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, आपका जो गिफ्ट दिया हुआ है वो वैलिड माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो वैलिड माना जाएगा आपका दिया हुआ गिफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमने काफी अच्छे से पढ़ लिए, जो टेक्निकल पॉइंट थे उसमें हमने ज्यादा टाइम दिया, आई नो कि ये क्लास
10 मिनट पहले भी खत्म हो सकते थे, लेकिन उन टॉपिक्स में से रिपीट करना जरूरी था बार बार, तभी वो दिमाग में घुसता आपके। चलिए, तो यहाँ पे हमारा कंसिडरेशन भी खत्म होता है। इसको 1-2 बार जरूर देख लेना, क्योंकि 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे जब आप रिवाइज करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।